नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर भय का वातावरण बना दिया है? चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या किसी और चीज की व्यवस्था हो, उन सब में आज नरेंद्र मोदी ही सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या जो वो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, सचमुच वो देश पर भारी पड़ रहे हैं? और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आया है, उस सच के बाद आपको नहीं लगता कि यह लूट, यह वसूली, यह धंधा, यह दलाली, यह रिश्वतखोरी का पूरा खेल रहा है? कमोबेश आज इसी पर बात केंद्रित करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी से लेके पूरी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया, सबूत आ गए। किस पार्टी को कितना मिला, वह भी सबूत आ गए। 2 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जिसमें 2,500 करोड़ रुपया वसूला गया। और वो जो 2,500 करोड़ रुपया वसूला गया, उसमें कौन कौन लोग हैं, उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया? ये सारी चीजें सामने हैं। जब ये सारी चीजें सामने हो, क्योंकि तमाम सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या कि इसमें अडानी का नाम क्यों नहीं है, इसमें अंबानी का नाम क्यों नहीं है, इसमें इसका नाम क्यों नहीं है? तो तमाम नाम, तमाम लोग किस तरीके से कैसे ऑपरेट कर रहे थे, और उनको यहां से ही पैसा देने की जरूरत ही नहीं। वो तो अपना प्लेन भी दे रहे हैं, अपनी दूसरी व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं, उनका तो पैसा दूसरे मोड से टर्न हो रहा है। सिर्फ यही पैसा नहीं होता है, इसलिए यह भी समझने की जरूरत है। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूं। आप याद करिए 25 दिसंबर 2015, उस तारीख को अचानक भारत के वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ता है। वो जा कहीं और रहा होता है और वो अचानक जाकर के लाहौर में उतर जाता है। लाहौर में उतरता है, वहां के प्रधानमंत्री के यहां हमारे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, गले लगते हैं, उनकी मां को प्रणाम करते हैं, साल पहनाते हैं, और न जाने क्या क्या चर्चा होती है, भोजन होता है, तमाम चीजें होती हैं। प्रोटोकॉल एक होता है, उस प्रोटोकॉल का सारा नॉर्म टूट जाते हैं। यह कह के जो गोदी मीडिया है, चरण चुंबक मीडिया है, वो बखान करने लगता है, देखो नरेंद्र मोदी अचानक जाके पाकिस्तान में उतर गए। ये कोई महान कार्य नहीं था। इस देश के लिए, जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने इस देश की सीमाएं बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी, यह उनके मुंह पर तमाचा मारा जा रहा था, सरेआम मारा जा रहा था। अभी हाल में आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं, वो मोहन भागवत कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है। हमने कब कहा दुश्मन है? दुश्मन तो आपने ही कहा था, आपने ही बांटने की बात करी थी, आपने ही कहा था कि हम एक साथ नहीं रह सकते। 1937 से लगातार चिल्लाते आए, हर प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया, किसी और ने तो नहीं किया था। इतना मजबूर किया कि जो केंद्रीय समिति थी, उस समिति के बड़े भारे उसमें विरोध पैदा किया, और नतीजतन भारत को 2 टुकड़े होने पड़ा। तो वो मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर सरकार चलाने वाले आप थे और तोड़ने वाले आप थे। तो फिर पाकिस्तान को दुश्मन किसने बना दिया? आपने। और जब आपने दुश्मन बनाया, तो दुश्मन के यहां क्यों पहुंचे? बड़े दिनों से इस सवाल को तलाशा जा रहा था, इसका जवाब बताता। प्रधानमंत्री वहां से चले आते हैं, वैसे ही जैसे ही प्रधानमंत्री भारत में आते हैं,
उसी के साथ साथ वहां से पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स जो है, कमांडोज, हमारे यहां आ जाते हैं। और जो कमांडोज आते हैं वो वायुसेना के सबसे अहम सेंटर पठानकोट सेंटर में, जो एयर बेस है, जहां से हम चाइना को रन करते हैं, जहां से हम पाकिस्तान को रन करते हैं, वहां पर आकर के 2 जनवरी को की रात, 1-2 की जनवरी की रात अटैक कर देते हैं। हम जश्न में नए साल के डूबे होते हैं और हमारे यहां अटैक हो जाता है। और उसके बाद हिंदुस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि वो 64 घंटे हमारे उस एयरबेस पर कब्जा रखते, यानी करीब करीब 3 दिन। हम उन 3 दिन कुछ नहीं कर पाते और वहां पर जितना हमारा सारा खुफिया का ऑपरेशन का सारी चीज रहती है वो उनके हाथ लग जाती है और उसके बाद वो निकल लेते हैं। हमारे तमाम सैनिक मरते हैं, हमारे तमाम सेंटर्स प्रभावित होते हैं। कैसे? उसी के साथ ये क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो समझिए। इस तरह से इस पूरे खेल को देखें और उसके बाद हमारी क्या स्थिति होती है। उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे देश के लिए समस्या पैदा करने वाली है। हमारी आर्मी से लेके चाहे जिस भी आर्मी, वहां पर हमारे अर्धसैनिक बलों पर चाइना उधर एक्शन में आ जाता है। वो धीरे से भड़कने लगता है, इधर उधर, इधर करता है, कभी डोकलाम करता है, कभी अरुणाचल, सारी चीजें आ जाती हैं, कभी उत्तराखंड में, कभी लद्दाख में, तो वो खेल चलता है। इसके बाद में 2019 के चुनाव में हमने देखा तो क्या प्रधानमंत्री वहां गए थे और वहां के प्रधानमंत्री के साथ जहां पर आईएसआई के भी चीफ मौजूद थे, वहां पर क्या बैठक हुई, क्या चर्चा हुई, क्या हुआ था अचानक कि यही अचानक साथ साथ हो गया। आप तो गले लग के आए थे, हमला कराने के लिए आमंत्रित करके तो नहीं आए थे। बहरहाल जो भी सच हो, अब आता है कि जिस तरीके से चुनाव बॉन्ड में पैसे आए, तमाम सारे उन जगहों से पैसे आए हैं जो देश के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देश में काम भी कर रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं और देश को नुकसान भी कर रहे हैं, कहीं सेल कंपनीज के जरिए, कहीं किसी भी जरिए। 100 से अधिक कंपनियां वो हैं जिनके यहां ईडी की रेड पड़ी और उस ईडी की रेड के कारण वहां पर पैसा दिया गया और उसके सारे उदाहरण मौजूद हैं कि किस तरीके से हुआ। कुछ कंपनियों के नाम ले रहा हूं, जाएंगे कि किस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी, आप समझिए। इसमें 6 सालों में जो लिए गए, उसमें 6 में से 5 साल के आंकड़े दिए गए हैं और 2,500 करोड़ का, जैसे मैं बता चुका हूं, नहीं दिए गए। इसमें जितनी एंट्रीज हैं इन 5 सालों में उसका भी पूरा डाटा नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें और कही हैं। इसके बाद में बीजेपी एक तरफ तो कहती है हम पारदर्शी व्यवस्था करते हैं, कुछ छिपाना नहीं, जब चोरी नहीं तो छिपाते क्यों, लेकिन हर जांच को छिपाना चाहेंगे, हर बात को छिपाना चाहेंगे, केस नहीं वो देखेंगे। तो ये स्थिति है, चंदा दो धंधा लो वाला सिस्टम चलता है। इसके पहले जिस तरीके से बीजेपी ने उन कंपनियों को जम के पैसा दिया जिनको, मतलब बीजेपी को उन्होंने दिया जिनके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और छापे के तुरंत बाद दिया। ये भी होता कि ज्यादा देर में देते तब समझ में आता है, तुरंत दे रहे हैं, छापा पड़ा, दिया, उसके बाद में केस क्लोज हो गया। तो ऐसी स्थिति है। इसके बाद में जिस तरह से सारी चीजें आई, उसके बाद में आता है कि डीएलएफ के यहां 25 जनवरी को 2019 को छापा पड़ा सीबीआई का और उसके बाद में उन्होंने तुरंत जो है दे दिया, चुनाव बॉन्ड खरीद लिए। इसके बाद में डीआईवीटीज लैब पे पड़ा छापा और उनके यहां छापा पड़ने के बाद जो है फरवरी में छापा पड़ा और उन्होंने उसके बाद दे दिया, ये भी 2019 में। इसी तरीके से
अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो टनल बना रही थी, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई एफआईआर नहीं हो रही कंपनी के ऊपर, उसके एमडी के खिलाफ, उसको कैसे उसे 18 अप्रैल 2019 और 20 अक्टूबर 2022 को कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, समझ लीजिए आप। इसके बाद में यूनाइटेड जो है यह है फास्फोरस है, इसने खरीदा और इसने 23 जनवरी 2020 को इसके इनकम टैक्स के छापे पड़े और इसने दे दिया। इसी तरीके से आईएफबी पर जो है जीएसटी का छापा पड़ा और उसके बाद में उसने पैसा दे दिया। इसी तरीके से यशोदा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो कोई ऐसा वो नहीं होता है और इतनी बड़ी चेन नहीं है, तो गाजियाबाद का यह हॉस्पिटल क्यों देता है? कोरोना काल में जब ये सारी स्थिति थी, आप हम सब रो रहे थे, उस वक्त में उस हॉस्पिटल ने 162 करोड़ रुपया दिया। 162 करोड़ क्यों दिया भाई? इसके बाद में इसी तरीके से हेक्टो ड्रग्स है, लैब्स है, उसने जिस तरीके से उसके यहां इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद में वो दे गया। उसके बाद में जो है हल्दिया इंजीनियरिंग है, उसने उसके यहां सीबीआई की रेड हुई और वो जो है पैसा दे गया। इसके बाद में चेन्नई में गेयरवुड्स है, ग्रीनवुड्स, उसके यहां पड़ा और उसने जाकर के बॉन्ड खरीद लिए। इसी तरीके से हीरो मोटर्स, उसके यहां छापा पड़ा और उसके बाद में वो दे गया। इसी तरीके से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसका आप ऑफिस, हेड ऑफिस सर्च कर लीजिएगा, इसके पास में पैसे ही नहीं है कि हेड ऑफिस तक अपना बनवा ले। इस दशा की कंपनी जिसकी अपनी नेटवर्थ नहीं है, वो जाकर के लगातार देते देते 1300 करोड़ रुपया दे दे। सोचिए इतना पैसा कहां से आ गया। इस पर 409 करोड़ रुपए की ईडी ने अटैचमेंट की थी, जिस पर 100 करोड़ रुपया तुरंत दे दिया। इसके बाद में जिंदल स्टील्स एंड पावर, इस पर भी छापा पड़ा, ईडी की रेड हुई और ये आकर के दे आए। इसके बाद में माइक्रो लैब है, इस पर इनकम टैक्स की रेड हुई, ये दे आए। इसके बाद में एनसीसी एक कंपनी है, उस पर इनकम टैक्स की रेड हुई, वो दे आए। कल्पतरु प्रोजेक्ट है, उस पर पड़ी, वो दे आए। डॉक्टर रेड्डीज लैब है, उस पर पड़ी इनकम टैक्स की रेट, वो दे आए। इसके बाद में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल है, इस पर रेट पड़ी, वो दे आए। फिर इसी तरीके से अरबिंदो फार्मा है, इस पर पड़ी, ये दे आए। इसके बाद में मेगा इंजीनियरिंग, इस पे पड़ी और इन पे यही नहीं, इनको जो है 14,400 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट दिया, इसे संसद में बताया। खुद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, और साहब ये आकर के देगा इतनी भारी भरकम रकम। तो ये समझिए, सीरम इंस्टीट्यूट सबको ही जानता है, हम लोगों ने तमाम वैक्सीन लगवाई हैं, इनसे था, ये जो है धंधे का दे आए 52 करोड़ रुपया। इसके बाद में वेदांता, अनिल अग्रवाल बहुत खास है नरेंद्र मोदी के, वो दे आए। इसी तरह टोरेंट पावर गुजरात की है, वो दे आई। इसी बाद में आईआरबी नेफ्रा है, वो दे आई, 6000 करोड़ का इसे प्रोजेक्ट मिला। इसके बाद में एपीएम को इंफ्रा, ये दे आई। 2 दर्जन मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा बहुत हैं, कई सीमेंट के हैं, कई उसके हैं, और इनमें से मित्तल है, मित्तल ग्रुप है। तो ये 3 दर्जन की तो लिस्ट मैं इस तरह से बता रहा हूं। और हालत ये है कि इसी तरह का खेल चलता है, और यह खेल ऐसे ही नहीं है, इस खेल को समझने वाला है। यह खेल क्या है? यह असलियत में डराइए, धमकाइए, कुछ भी करिए, पैसा वसूलिए। कहीं आपसे, जैसे गली के गुंडे होते थे, इलाके में दुकान चलाने वालों गए, इतना तुम्हें देना, इतना तुम्हें देना, इतना तुम्हें, नहीं तो काम नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। इस तरह की स्थितियां, और जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से एक भय का वातावरण बनता है। वह भय का वातावरण बनाया। आज नरेंद्र मोदी केरल में बोल रहे थे, और केरल में बोल रहे थे
कि राज्य की जनता भय से त्रस्त है और बदलाव की मांग कर रही है। साहब ये आप कहां के लिए कह रहे हैं? केरल के लिए या पूरे देश के लिए? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ में कुछ राज्यों के भी चुनाव और उस बदलाव की बात हो रही है, और वो बदलाव हो रहा है, मांग हो रही है कि आपने जिन लोगों को जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से किया है, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। किसान बदलाव की बात कर रहा है, युवा बदलाव की बात कर रहे हैं, महिलाएं बदलाव की बात कर रहे हैं, पिछड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, दलित बदलाव की बात कर रहे हैं, आदिवासी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो बदलाव की बात तो सब जगह हो, और जो हालत आपने करी है उसके बाद में समझा जा सकता है। यही वजह है, बलिया में एक घटना हुई, वहां के जो भाजपा के सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में गए, उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भगा दिया, खदेड़ दिया। आप इससे समझ सकते हैं इस तरह की स्थिति हो रही उन जगहों जहां पे बताते हैं कि जाने कितने पार वाली गणित बताते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी और दूसरे कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं इसमें, कि किस तरह से 22,217 करोड़ रुपया का जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, और उनमें जिस तरीके से बॉन्ड के पीछे कहानी है वो अपने आप में समझ में आता है। गेमिंग कंपनी का मैं बता ही चुका हूं कि जिस तरह की हालत है। तो ये जनतंत्र की हत्या करने वाले में मीडिया भी शामिल है। ये मीडिया संस्थानों ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से इसको ढकने का काम किया है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र की हत्या में शामिल है, जो अपने आप को चौथा स्तंभ होने का दम भरता है। तो यह स्थिति। इसके बाद में जिस तरह से कि जैसे पहले होता था, गली के गुंडे व्यापारियों को परेशान करते थे व्यापार में सहूलियत के लिए, सुरक्षा के लिए, और इस बात के लिए कि देखो दूसरा आएगा तो हम बचाएंगे, पैसा दो। इसके बाद में तो वो रंगा बिल्ला वाला जो खेल चल रहा है, वो रंगा बिल्ला वाला खेल समझ लीजिए। तो उस तरीके से होता है। तो इसीलिए सारी सवाल आते हैं कि आखिर इस तरह का पूरा खेल क्यों है और क्यों किया जाएगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात कहते थे, और स्थिति यह है कि अकेले खाऊंगा, तुमको खाने नहीं दूंगा, सबको बाकी भूखा मार दूंगा, बाकी आप भिखारी बन के आ जाइए। तो इस तरह से है। और खुलासे में जो सारी बातें कहते थे, इसको लेके बड़ी सारी बातें आई। आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो इसी को लेके हुई कि आप जहां 2G और दूसरे घोटालों की बात करते थे, वहां पर तो FIR भी दर्ज की तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, गिरफ्तारी भी की, जांच भी की, और अदालत को बताया सारा फैक्ट। आपके समय में उसकी पैरवी होनी थी, आपके समय में कहा गया नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं। आपने, और नतीजतन कोर्ट ने उसे कहा कि हां, लेकिन आपने तो इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए जिन पे ना आप जांच करने को तैयार है ना बोलने को तैयार। तो जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल होता है। जब यूपी में सिपाही की भर्ती का परीक्षा लीक होता है तो साहब कनेक्शन क्या मिलता है कि उसका पूरा जो लीक करने का काम किया गया था वो गुजरात में बैठ के किया गया था, और गुजरात में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए। गुजरात से ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक हुआ राजस्थान में भी, जिसको लेके भाजपा ने इतना शोर मचाया। तो सारे में भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोग, और गुजरात कनेक्शन ही क्यों निकल रहा है। और ये गुजरात का जो मॉडल है, ये यही रैंसम वाला मॉडल है। गुजरात के आप व्यापारियों से बात कीजिएगा, वहां इसी तरीके की वसूली का क्रम। तो वो छोटे स्तर पे होता है, अब देश स्तर पर हो रहा है। और उसके बाद में उसे नैरेटिव में बदलने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान को ये, चीन को ये, और वहीं चीन के साथ सौदे किए जाते हैं। आप देखिए, एक रोड बन रही है जिसको चीन के सहयोग से, और वो किस तरीके से माम्यार होते हुए, मणिपुर के पास से होते हुए, और वो निकलेगी और वो जाएगी थाईलैंड। उसका लाभ किसे मिलेगा? आप तो नहीं जाएंगे, इतना फालतू टाइम तो नहीं है आपके पास। तो वो वास्तव में नॉर्थ ईस्ट को चाइना के पूरे रडार पे खड़ा कर देने का खेल, इसलिए इस तरह के खेल, इसलिए आज चिंता का विषय। यही विषय तो राहुल गांधी बार बार उठाते, और राहुल गांधी यही कहते हैं
कि मोदी के कनेक्शन और मोदी की एक्टिविटी और ये सारी चीजें चेक करने वाली हैं कि कैसे कैसे उनके किन किन एजेंसियों से संपर्क और उनके जरिए वो क्या खेल करते हैं, चुनाव जीतने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें अब सामने आने लगी। जब यह आने लगी तो जवाब तो आपको देना है। जय